हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन कौन सा है और आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये सब तो हम देख लेंगे। इससे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अब आप पास होके नेक्स्ट क्लास में आ गए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12th में आ गए हैं, अब उनका बोर्ड एग्ज़ाम है और स्टडीज़ को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो ये देखना रहता है कि हमें पढ़ना क्या है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सिलेबस ओवरव्यू है। सबसे पहले हम आज देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या हम सीखने वाले हैं। अभी स्टार्टिंग से इसलिए मत पढ़िए कि हमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं या गेन करने हैं, अभी इसलिए पढ़िए कि हमें नॉलेज गेन करना है। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस में आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, उन्हीं सारी चीज़ों को बेस बनाते हुए हम क्लास 12th के सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करेंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो ह्यूमैनिटीज़ का। अगर पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले हमें दिया गया है पार्ट ए, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या पढ़ना है हमें, इसमें हमारे कुछ चैप्टर्स दिए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और उन्हें हमें इंडिया से रिलेट करके भी पढ़ना है। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 1 कौन सा है और जानते हैं कि क्या पढ़ेंगे हम। सो चैप्टर नंबर 1 है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी कैसे ख़त्म हुई, क्या थी बाइपोलैरिटी, क्या मीनिंग होता है बाइपोलैरिटी का, किस तरीके से सोवियत सिस्टम बना, कैसे फॉर्मेशन हुआ और इसी के साथ साथ सोवियत सिस्टम काफ़ी अच्छा था, बहुत कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छे थे, रिसोर्सेज अच्छे थे, बट ऐसा क्या हुआ कि सोवियत सिस्टम डिसइंटीग्रेट हो गया। गोर्बाचेव आते हैं, ये काफ़ी सारे रिफॉर्म्स करने की कोशिश करते हैं बट ऐसे रिफॉर्म्स नहीं हो पाते और डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं किसी भी सिस्टम के बारे में कि जैसे ही फॉर्मेशन होता है और उसके बाद अगर डिसइंटीग्रेट होता है तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आते हैं। तो हम देखेंगे कि कॉजेज़ क्या थे डिसइंटीग्रेशन के, कैसे भंग हो गया और कैसे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए डिसइंटीग्रेशन के बाद। उसके बाद हम देखेंगे शॉक थेरेपी क्या थी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे। शॉक थेरेपी का मतलब तो वैसे तो हम जानते ही हैं जनरली, बट स्टिल हम सोवियत सिस्टम से रिलेट करके कैसे पढ़ेंगे हम इसमें देखेंगे। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में न्यू एंटिटीज़ कौन सी आई डिसइंटीग्रेशन के बाद, जैसे कि रशिया, बाल्कन स्टेट्स, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ये सब हम पढ़ेंगे। एट लास्ट हम देखेंगे कि इंडिया के रिलेशन कैसे हैं रशिया के साथ और अदर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 2 है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर में हम ये देखेंगे, कंटेम्प्रेरी का वर्ड अगर हम मीनिंग देखें तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में साथ साथ और सारी चीज़ें कैसी चल रही थी, तो यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था और क्या रोल प्ले करता है ईयू, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हम देखेंगे, एज वेल एज इकोनॉमिक पावर का कैसे राइज हुआ चाइना में। एट लास्ट हमारा है कि जापान और साउथ कोरिया किस तरीके से इमर्जिंग पावर्स होते हैं, कोरिया का डिवीजन हो जाता है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में। ठीक, चैप्टर नंबर 3 में हमें देखना है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इसमें भी हम देखेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरीके से मिलिट्री है, कैसी डेमोक्रेसी है, मोनार्की और डेमोक्रेसी नेपाल में हम डिस्कस करेंगे, एथनिक कन्फ्लिक्ट और डेमोक्रेसी श्रीलंका में कैसी है। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पे हम लिट्टे देखते हैं, इसी के अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें हम श्रीलंका में देखते हैं कि कैसे एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं। कौन कहता है कि श्रीलंका किसके लिए है, तो ये कहते हैं सिन्हलीज, कि श्रीलंका इज़ फॉर सिन्हलीज। ठीक, और इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट्स कैसे हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिया और उसके नेबर्स को। ठीक, और उसी के साथ साथ आसपास की कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ कैसे कन्फ्लिक्ट्स हैं, कैसे हम पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं और कोऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये या चैप्टर है और इसको हम एटलीस्ट क्लास 6th से पढ़ते हुए आ रहे हैं।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मीनिंग को हम समझेंगे, हम देखेंगे कि इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, यूएन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसी के साथ साथ कैसे स्ट्रक्चर है यूएन का, कौन सी प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, और एट लास्ट क्या फंक्शंस हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन, और यूएन ने कोल्ड वॉर के बाद क्या रिफॉर्म्स किए, क्या सुधार किए, ये भी हमें इस टॉपिक में देखना है। रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, यूएन का स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे प्रोसेस की बात करें या ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, इन सभी में सुधार हुए, रिफॉर्म्स हुए। एट लास्ट, जैसा कि मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था कि हर एक टॉपिक को हमें इंडिया से रिलेट करके समझना है, तो हम देखेंगे इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ, आईएईए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। एनजीओ में हम देखेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, और एट लास्ट फिर से मैं बताना चाहूँगी कि हम देखेंगे इम्प्लीकेशंस एंड फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। कौन सा चैप्टर है देख लेते हैं। हाँ, चैप्टर नंबर 5, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। क्या मीनिंग होता है सिक्योरिटी का, आपके अकॉर्डिंग क्या मीनिंग होता है सिक्योरिटी का, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कैसे हैं सिक्योरिटी के, नॉन ट्रेडिशन नेशंस और नोशंस ऑफ सिक्योरिटी, आज के डेट में सिक्योरिटी को लेकर क्या सोचा जाता है, समझा जाता है, और नई तरीके के थ्रेट्स कौन से हो गए हैं। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ग्लोबल वार्मिंग है, ह्यूमन हेल्थ है, टेररिज्म तो अपनी जगह है। तो ये न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स की अगर हम बात करें, हम इसमें डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, और इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर कैसी स्ट्रेटेजी है, ये हम चैप्टर नंबर 5 में समझेंगे। चैप्टर नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रेजेंटली हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हैं, तो इस वजह से हमें ये जो चैप्टर है, जो आपको देखकर लग रहा होगा कि इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ में पढ़ना चाहिए, वो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है। देखिए, जब कभी भी नेचर या इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है तो जितनी भी इकोनॉमी है ये कैसे चल रही है, जब उसे रिसोर्सेज मिल रहे हैं उस बेसिस पर इकोनॉमी चल रही है, तो कहीं ना कहीं तक इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, हर एक चीज़ अफेक्ट होती है, और इस वजह से हम एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे। तो अब आप ये कहेंगे क्या मैम इसमें हम ये समझेंगे कि CO2 क्या है, O2 क्या है, तो नहीं, हम पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट की तरह ही इसको पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या क्या हैं, ग्लोबल कॉमन्स क्या है। ग्लोबल कॉमन क्या, अगर मैं अभी बताना चाहूँ आपको, तो कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसी प्लेसेस या नेचर जो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता हो। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ आपको, अंटार्कटिका, बताओ कमेंट सेक्शन में किसी स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है क्या, अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और नहीं आता है तो नो लिख दीजिए। तो इस तरीके से ये कॉमन है और इस पे सभी सारे स्टेट्स को फोकस करना होगा। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम देखेंगे, जिसमें हम डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे। इंडिया का क्या स्टैंड रहा है इन्वायरमेंट इश्यूज़ पर, और इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स कौन से रहे हैं, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, इंडिजीनियस पीपल्स के राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7, ग्लोबलाइजेशन, तो जैसा मैंने अभी आपको एनवायरनमेंट से रिलेट करके बताया, ठीक उसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन से रिलेट करके हम पढ़ेंगे क्या कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन के कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस, इंडिया और ग्लोबलाइजेशन, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, और एट लास्ट इसमें हम देखेंगे इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। ठीक, अब हम आ गए हैं पार्ट बी पर। ये टॉपिक जो है, मतलब पार्ट बी के जितने भी चैप्टर्स की हम बात करें तो एक एक चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें पढ़ना है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, तो फर्स्ट चैप्टर की थोड़ा हम आगे आ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 1, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। हम जानते हैं काफ़ी अच्छे से इंडिया को पार्टीशन के साथ इंडिपेंडेंस मिली, ठीक।
इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी काफ़ी सारे फैक्टर्स थे, जैसे लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कल्चर, ये सारे बेसिस रहे, और डाइवर्सिटी है इतनी ज़्यादा, इन्हें कैसे यूनाइट किया जाए। तो हम इसमें देखेंगे कि नेशन को बिल्ड करने के टाइम पर क्या क्या चैलेंजेस रहे। नेशन के लिए 3 चैलेंजेस हैं, वो भी हम देखेंगे। पार्टीशन की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट, रिहेबिलिटेशन कैसे हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए पार्टीशन के, वैसे तो हम सभी जानते हैं, बट स्टिल एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे और एनालाइज करेंगे। प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन कैसे हुआ, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, प्रॉब्लम क्या क्या थी और गवर्नमेंट्स की इसमें अप्रोच क्या रही, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। हैदराबाद, मणिपुर, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ये सब हम इसमें देखेंगे। कश्मीर अभी हम इधर इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि कश्मीर के लिए हम एक सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इसमें भी हम देखेंगे डेमोक्रेसी बिल्डअप करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस रहे, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में किस तरीके से कांग्रेस ने डोमिनेंस रोल प्ले किया या डोमिनेंट रोल प्ले किया, कैसे फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस जीतती जाती है, क्या नेचर रहा कांग्रेस के डोमिनेंस का, सोशल और आइडियोलॉजिकल कंडीशन, टॉलरेंस और मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस और इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज, ये भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो प्लान डेवलपमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं देखना है हमें, इसमें देखना है कि पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन कैसे रहे, डेवलपमेंट के आइडियाज़, प्लानिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे प्लानिंग कमीशन, इसमें क्या आते हैं 5 ईयर प्लान। तो अर्ली इनिशिएटिव्स, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन में तेजी आई, रैपिड हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, इंडिया के बाहर की कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशंस हैं। नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी की अगर हम बात करें तो हम फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे वार्सो पैक्ट एक मिलिट्री अलायंस बनाएगा, किसके अगेंस्ट में, जो यूएसए ने नाटो बनाया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद कैसे इंडिया डिसाइड करता है हम किसी की भी साइड नहीं जाएंगे और अपनी एक पॉलिसी बनाते हैं नॉन अलाइनमेंट की। नेहरूज रोल क्या रहा, डिस्टेंस फ्रॉम 2 कैंप्स, एफ्रो एशियन यूनिटी, और पीस एंड कन्फ्लिक्ट कैसे हैं, किसके, चाइना के साथ। ठीक, अब देखो चाइनीज इन्वेशन देखेंगे हम 1962 का, वॉर और पीस किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान जैसे ही हम पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा हमारा टॉपिक, क्यों, क्योंकि जो सबसे बड़ा दुश्मन अगर हम देखें तो पाकिस्तान को हम देखेंगे, समझेंगे कैसे किस तरीके से वॉर हुआ, कैसे पीस इस्टेब्लिश की गई। बांग्लादेश वॉर देखेंगे हम 1971 का, कि किस तरीके से पहले क्या कहा जाता था। तो पहले हम क्या देखते थे, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, ठीक, और फिर इस वॉर के बाद कैसे सरेंडर होता है और कैसे ईस्ट पाकिस्तान को क्या कह दिया जाता है, बांग्लादेश। ठीक, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी हम डिस्कस करेंगे। अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 5 पर, और वो है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। पॉलिटिकल सक्सेशन कैसे हुआ, क्या चैलेंज रहा, नेहरू जी से शास्त्री जी तक हमें पढ़ना है और शास्त्री जी से इंदिरा गांधी जी तक। जनरल इलेक्शंस हम डिस्कस करेंगे 1967 के। एट लास्ट हम देखेंगे कॉन्टेस्ट ऑफ द इलेक्शन, नॉन कांग्रेसिज्म, इलेक्टोरल वर्डिक्ट, कोलिशंस, किस तरीके से पहले फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में किसका डोमिनेंस हम देख रहे थे, कौन डोमिनेंट हो रहा था, कांग्रेस। फिर कैसे सारी पार्टीज ने रियलाइज किया कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में बटे हुए हैं, इस वजह से हर बार कांग्रेस को मैक्सिमम वोट मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम सब एक साथ हो जाएं और कांग्रेस से ज़्यादा हमें वोट मिल जाएं या गेन कर लें। तो ये कॉलिशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, डिफेक्शंस पढ़ेंगे, कैसे स्प्लिट आया कांग्रेस में, और एट लास्ट हम पढ़ेंगे इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट। सिंडिकेट जो है वो कांग्रेस में ही एक ग्रुप था, सिंडिकेट ग्रुप, और इंदिरा के जी के साथ किस तरीके से इनके कन्फ्लिक्ट रहे हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 में, 71 में इलेक्शन, और कैसे फिर से वापस आ जाती है कांग्रेस, क्या आउटकम हुए रिस्टोरेशन के बाद, और रिस्टोरेशन के बाद क्या हुआ कांग्रेस के, ये सब डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर,
इमरजेंसी की कंडीशन जो हम जानते हैं काफ़ी अच्छे से, ये हम 1975 से 77 तक की सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट कैसे हुआ है, किस तरीके से गुजरात और बिहार में काफ़ी ढेर सारे मूवमेंट्स चलते हैं, जुडिशरी के साथ क्या कन्फ्लिक्ट आता है, फिर उसके बाद कैसे इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, क्या क्या क्राइसिस हुए, क्या रिस्पॉन्स हुए, लास्ट में क्या कहा गया कि इमरजेंसी लगाना ज़रूरी था या नहीं था, क्यों इमरजेंसी लगाई गई, और उसके बाद इलेक्शंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। कुछ भी चीज़ जब होती है, कोई भी इवेंट जब होता है, उससे हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। तो यहाँ पर भी हम इमरजेंसी से हमने क्या सीखा, लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी, इमरजेंसी के बाद पॉलिटिक्स में कैसा टर्नआउट आया, लोकसभा इलेक्शंस 1977 में, जनता गवर्नमेंट और लीगेसी, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। फिर हमें देखना है चैप्टर नंबर 7 में रीजनल एस्पायरेशंस। इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी सारे रीजन्स की अपने अपने एस्पायरेशंस थी, अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, अपने अपने गोल थे। जैसे कुछ रीजन चाहते थे कि हम स्टेट बेसिस पर, लैंग्वेज बेसिस पर हमें स्टेट बना दिया जाए, या कुछ स्केड्यूल ट्राइब्स के बेसिस पर या लैंग्वेज पर, इस तरीके से काफ़ी सारे एस्पायरेशंस थे। तो रीजन और नेशन हम देखेंगे, इंडियन अप्रोच क्या रही, क्या एरियाज ऑफ टेंशन थे, जम्मू कश्मीर, रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम, और एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्प्यूट्स क्या रहे। तो ये कश्मीर के बारे में हम यहाँ पर मेनली पढ़ेंगे, और इस वजह से ये सेपरेट दिया गया है। कैसी पॉलिटिक्स रही 1948 से, इंसर्जेंसी एंड आफ्टर 2022 एंड बियॉन्ड, पंजाब, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, साइकिल ऑफ वायलेंस, रोड टू पीस, ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ने ऑटोनॉमी की डिमांड रखी, और कैसे सेसेनिस्ट मूवमेंट्स चले, आउटसाइडर्स के लिए मूवमेंट कैसे चले, अगेंस्ट मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में हम बात करें तो उनका कहना था कि जितने भी लोग माइग्रेंट हैं, चाहे कोई और कंट्रीज से आ रहे हैं या इंडिया के किसी और स्टेट से आ रहे हैं, तो वैसे ही हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं नॉर्थ ईस्ट में वो कम है, और ये जो माइग्रेंट आ रहे हैं वो इसे ग्रैस्प कर ले रहे हैं, और हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। असम और नेशनल मूवमेंट, ये सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। असम एंड नेशनल मूवमेंट, चैप्टर नंबर 8, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, 1990s के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कोलिशन एरा, अलायंस पॉलिटिक्स, बैकवर्ड क्लासेस के बाद कैसे पॉलिटिकल राइज हुआ, मंडल इम्प्लीमेंटेड एंड पॉलिटिकल फॉलआउट्स, ये सारे टॉपिक्स को हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, अयोध्या डिस्प्यूट, ये भी हम डिस्कस करेंगे। डिमोलिशन, कैसे इमरजेंस हुआ न्यू कंसेंसस का, लोकसभा इलेक्शंस हम देखेंगे 2004 के, एंड ग्रोइंग कंसेंसस। और इसी के साथ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का हमारा सिलेबस ओवरव्यू यहाँ समाप्त होता है, और आपको भी सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अभी आप ये कहेंगे कि मैम सिर्फ इतना ही, ये तो बहुत ज़्यादा है, बट अगर हम नॉलेज गेन करने के पर्पज़ से पढ़ेंगे तो हम काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ते जाएंगे, एनालाइज करना सीखते जाएंगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ये सब जानने के लिए अब आपको हर एक चैप्टर को फॉलो करते जाना है, मेरे साथ पढ़ते जाना है। मैं आपको हर एक चैप्टर में बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे आंसर लिखने हैं, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, और इतनी सारी चीज़ों को हमें कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और उसके बाद हमारे एग्ज़ाम में हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखिए, आप और इससे ज़्यादा वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। एंड आई होप आज आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में हमें क्या पढ़ना है। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है, आपको आज का सेशन अच्छा लगा है, तो आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड धन्यवाद।